Hello students, welcome to biology class. In the last class we had completed about our previous topics which is biotechnology and biotechnology में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा और उसके हमने बहुत सारी प्रोसेस देखी पीसीआर वेक्टर फॉरेन डीएनए है ना बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन प्रोसेसेस देखी है ना टूल्स वगैरह देखी बहुत सारी चीज़ें देखी तो वो चैप्टर लगभग कंप्लीट था और उसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिए आपको तो वो आपको करना है कंप्लीट और साथ ही ये जो सेकंड चैप्टर है इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 12 जिसमें है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ही काफ़ी कुछ पढ़ लिया है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको और बतानी है। हालांकि एग्जाम में आने चांसेस कम रहते हैं फिर भी देख लेते हैं। बायोपायरेसी और बायोपोटेंसी जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ये आप देख लीजिए। बाकी सब वही सब है, जीएम क्रॉप्स वगैरह है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन यूजेस है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस है, वो सब हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है, ठीक है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं वो हमको देखना है। चलिए देखते हैं बायोपायरेसी। Some organization and multinational companies exploit some biological resources, ठीक है। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या एक्सप्लोर करते हैं सब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड जेनेटिकल रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिजीनियस टू अ कंट्री विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। दिस इज कॉल्ड बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब होता है बायोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनकी चोरी करना, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में सपोज हमने कुछ डिस्कवरी करी, कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारे हेल्थ के लिए या हमारे बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो वो यदि हम कोई दूसरी कंट्री हमारे गवर्नमेंट के बिना परमिशन के उसका यूज़ करती है या जो भी डिस्कवर है उसके बिना परमिशन लिए अनऑथराइज्ड फॉर्म में उसका यूज़ करती है, ठीक है, उसका शोषण करती है, दोहन करती है, ठीक है, यूज़ करती है, यूटिलाइजेशन करती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बायोपायरेसी। पता हमारे बायोटिक चीज़ों का, हमारे कंट्री की जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, बायोटिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनका यूज़ करना बिना ऑथराइज किसी गवर्नमेंट के बिना ऑथराइजेशन के उसका यूज़ करना, ठीक है, तो वो कहलाता है बायोपायरेसी या जैविक चीज़ों की चोरी करना, ठीक है। तो पायरेसी का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, चोरी करना। सम ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल companies export some biological resources and genetical resources indigenous to a country without proper authorization. This is called biopiracy, ठीक है। तो इसको आपको करना है और इस प्रोसेस में हमारे जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनकी चोरी की जाती है, ठीक है। हमारे आज के टाइम में टुडे अ रेंज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर फेसिंग बायोपायरेसी, ठीक है। हमारे आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का बायोपायरेसी हो रही है और इट इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, है ना, या उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक वैक्सीन वगैरह जो बनाई जाती है, ये सब की, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ना है डिटेल में, है ना। और वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है बायोपायरेसी पे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए होता है बायोपेटेंट या बायोपोटेंसी। इसके लिए क्या करती है, फिर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि बिना डिस्कवर के, जिसने भी डिस्कवरी की है या जो भी ऑथेंटिक व्यक्ति है उसके बिना परमिशन की है, गवर्नमेंट के बिना परमिशन के आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रूल बनाए जाते हैं वो बायोपोटेंसी कहलाती है। द प्रॉब्लम गिवन बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल टू सिक्योर हिम फॉर a specific time the exclusive right of manufacturing, exploiting, using and selling of an invention is called बायोपोटेंसी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि भाई जो भी इन्वेंटर है, जो जिसने भी इन्वेंट किया है उसके बिना परमिशन के आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाती है, बायोपोटेंसी कहलाती है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है और उसके बिना परमिशन के आप उन बायोलॉजिकल जो भी सब्सटेंस है उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है बायोपोटेंसी। तो इसको रोकने के लिए, बायोपायरेसी को रोकने के लिए बायोपोटेंसी की जाती है, इतना आपको समझना है, इसको आप तैयार करेंगे। फिर इसके बाद है स्टेम सेल। स्टेम सेल में क्या होता है? स्टेम सेल इज अ नॉन स्पेशलाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड जेनेरिक सेल,
ठीक है। स्टेम सेल जो होती हैं ये हमारे बॉडी में होती हैं और हमारे बॉडी में ऐसी सेल होती हैं जिनसे हमारी बॉडी की दूसरी सेल तैयार की जा सकती है। पहले ये अनस्पेशलाइज्ड अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, फिर बाद में जब ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारी बॉडी की 220 डिफरेंट टाइप की सेल्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, कितनी सेल फॉर्म करती हैं? 220 डिफरेंट टाइप की सेल फॉर्म करती है। ठीक, तो बायोपायरेसी बायोपोटेंसी आपने समझा। इसके बाद हम स्टेम सेल के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वैसे तो आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी है तो इम्पोर्टेंट, तो आपको तैयार करना है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में ही स्टेम सेल होती है। जैसे एम्ब्रियो की जो सेल्स होती हैं, एम्ब्रियो की सेल्स से हमारे बॉडी की सभी पार्ट की या ऑर्गन की सेल्स तैयार होती है। ठीक है, और मैंने बताया आपको हमारे बॉडी में 220 सेल्स डिफरेंट टाइप की सेल्स तैयार होती हैं स्टेम से, है ना। और ये एम्ब्रियो से, और आपने एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर पढ़ा ही था, है ना। हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ा है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? तो हमने देखा कि भाई जो मेल गैमेट रहता है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज्ड होके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और वो जाइगोट जो रहता है डेवलप होके जो एम्ब्रियो जो तैयार होता है, फिर वो डेवलपमेंट उसका चलता है, मल्टीप्लिकेशन चलता है, माइटोसिस डिवीजन, फिर मेयोसिस डिवीजन, और फिर फाइनली उससे क्या तैयार होता है? एक चाइल्ड तैयार होता है। और इस तरह से एक जो चाइल्ड जब तैयार होता है तो उसकी बॉडी में जो ग्रोथ होती रहती है, जो जर्मिनल जो सेल होती है, जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जैसे एक्टोडर्म से न्यूरॉन सेल तैयार हुई, मेसोडर्म से बोन सेल तैयार हुई, और एंडोडर्म से जो है हमारी बॉडी की और दूसरी सेल जैसे लीवर सेल वगैरह है ये तैयार हो रही है। तो इस तरह से ये जो पूरा तैयार होता है, प्रिपरेशन होता है, ये हमारी बॉडी में स्टेम सेल के थ्रू। हमारी स्किन में भी स्टेम सेल, सपोज कहीं पे हमारी स्किन इंजर्ड हो गई, कुछ दिन बाद आप देखते हैं वहाँ पर रिपेयरिंग हो जाती है। ठीक है, ये स्टेम सेल है हमारी स्किन के नीचे भी, जो हमारी सेल को, नई सेल को प्रिपेयर कर देती है। तो पहले वो अनडिफ्रेंशिएटेड या नॉन स्पेशलाइज्ड होती है, और वो बाद में फिर क्या हो जाती हैं? वो कन्वर्ट हो जाती है नई सेल में, डिफरेंट नई अनदर टाइप्स की सेल्स में तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ टाइप भी हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, फैटल स्टेम सेल होती हैं, और एडल्ट स्टेम सेल होती है। 3 कैटेगरी में रखा गया। वैसे 2 ही इम्पोर्टेंट है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक हमारा क्या बोलते हैं एडल्ट स्टेम सेल। तो स्टेम सेल के थ्रू हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, हमारी बहुत सारे डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कहीं पे स्वेलिंग है, ठीक है, और भी कई तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है। ठीक है, तो कई तरह की इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं हमारी बॉडी में होने वाली, है ना। तो ये सब हम देखते हैं डिटेल में और थोड़ा सा स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है आपके बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो ये पढ़ना है आपको। और स्टेम सेल जो रहती है, मैंने बताया कि नॉन स्पेशलाइज्ड अनडिफ्रेंशिएटेड जेनेरिक सेल होती हैं। और स्टेम सेल डिवाइड रेगुलरली, स्टेम सेल डिवाइड रेगुलरली टू रिन्यू एंड रिपेयर द एग्जिस्टिंग टिश्यू। जो एग्जिस्टिंग टिश्यू है वहाँ पे क्या करते हैं? स्टेम सेल रेगुलरली डिवाइड होती हैं, रेगुलरली डिवाइड होकर उसको रिन्यू करती हैं और नई सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, द बोन मैरो एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है, इन विच स्टेम सेल फंक्शन टू रिन्यू एंड रिपेयर टिश्यू। हमारी जो एम्ब्रियोनिक सेल जो रहती है, वहाँ की सेल जो रहती है वो डेवलप होकर दूसरे नई सेल को तैयार करती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। तो हमारी जितनी भी बॉडी सेल तैयार होती है एम्ब्रियो से तैयार हो रही है। तो एम्ब्रियो में क्या है? हमारा स्टेम सेल है, और उस स्टेम सेल के थ्रू हम दूसरी डिफरेंट टाइप की सेल को तैयार कर रहे हैं। 220 इन स्टेम सेल की लाइफ होती है 30 डेज। तो जो स्टेम सेल जो रहते हैं इनकी लाइफ कितनी होती है? 30 डेज तक काम कर सकते हैं ये, है ना। तो ये स्टेम सेल से हम डिफरेंट टाइप के डिसीज को से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, है ना, और नई सेल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखते हैं बायोपोटेंशियल स्टेम सेल के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में। तो स्टेम सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो जो हमारी जो एम्ब्रियो की जो सेल होती है, ठीक है, सपोज ये हमारी एम्ब्रियो की सेल है। इस एम्ब्रियो की सेल में इससे हमारी क्या डेवलप होती है? बहुत सारी सेल्स तैयार होती हैं, हमारी बॉडी की पूरी सेल्स तैयार होती है। मैंने बताया 220 टाइप की सेल्स, इससे नई डिफरेंट टाइप की सेल्स तैयार होती है। और आपको मालूम है कि हमारी एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनिक लेयर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म,
और एंडोडर्म जो लेयर होती है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन को बनाते हैं। सपोज जैसे एक्टोडर्म से न्यूरॉन तैयार हो रही है, ठीक है, मेसोडर्म से बोन सेल तैयार हो रही है, ठीक है, एंडोडर्म से लीवर सेल तैयार हो रही है, ठीक है। बोन सेल को ऑस्टियोसाइट सेल बोलते हैं, लीवर सेल को हिपेटोसाइट्स या हेपेटिक सेल बोलते हैं, ये सब तैयार होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो रहती है, इसी एम्ब्रियो से ही हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप की सेल्स 220 टाइप की सेल्स तैयार होती हैं। इनकी क्या बोलते हैं, जो नई सेल स्टेम सेल जो होती है इनकी लाइफ 30 डेज रहती है। और ये स्टेम सेल जो रहती है इनसे हम बहुत सारे डैमेज सेल को रिपेयर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को या डिसीज को क्योर कर सकते हैं। और एबिलिटी टू डेवलप ऑल टाइप्स ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड प्लूरोपोटेंसी, है ना। पोटेंसी बायोपोटेंसी आपने पढ़ा था कि उसमें एक छोटे से टिश्यू से पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। प्लूरोपोटेंसी एबिलिटी टू डेवलप ऑल टाइप्स ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड प्लूरोपोटेंसी, ठीक है। तो एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, एक एडल्ट स्टेम सेल होती है। और मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में भी होती है, स्किन में भी, नीचे जैसे कहीं पे इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे घाव लगता है ना, वाउंड की जो हीलिंग मतलब हीलिंग ऑफ वाउंड जो होता है वो भी स्टेम सेल के थ्रू ही हो जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ की सेल में डिवीज़न होता है और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू नई सेल तैयार होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एम्ब्रियो से ये पूरा हमारी नई सेल्स तैयार होती है। और जो ये पूरी प्रोसेस है आपने रिप्रोडक्शन में ही पढ़ा है कि भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट फिर जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बना है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाता है। और इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स और सेल्स तैयार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल, इसके बाद देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल, जो डैमेज सेल रहते हैं उनकी रिपेयरिंग में ये स्टेम सेल हेल्प करती हैं। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। फिर रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, नॉर्मल ब्लड फ्लो रिवाइव्ड, ठीक है, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन या नॉर्मल ब्लड फ्लो कराने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन से डिसीज क्योर की जाती है इस स्टेम सेल की? तो एक तो बैकबोन इंजरी हम ठीक कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, पार्किंसन डिसीज को दूर कर सकते हैं, कैंसर डिसीज को दूर कर सकते हैं, हार्ट डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस, पैरालिसिस, ठीक है, ज्वाइंट पेन वगैरह है। और कुछ क्लिनिकल रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में या इस तरह की स्पाइनल कार्ड की इंजरी है या कहीं पे बर्न हुआ है, हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है स्टेम सेल का। और ये तो था स्टेम सेल और स्टेम सेल के यूजेस, एप्लीकेशन और कौन कौन से डिसीज़ का हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल कंप्लीट हुआ, बायोपोटेंसी बायोपायरेसी कंप्लीट हुआ, और ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर भी लगभग कंप्लीट है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जीएम क्रॉप तो हमने पढ़ ही लिया था, जीएम ऑर्गेनिज्म है ना, जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये हमने पढ़ा था। वैसे प्लांट्स भी होते हैं, क्रॉप्स भी होती हैं, तो उनको जीएम क्रॉप कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के, वो मैं आपको भेज दूंगा, ये चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। और इसके बाद के भी कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके तैयार हो चुके हैं, मैंने पहले भी उसके पीडीएफ भेजे हुए हैं। और छोटे मोटे हल्के फुल्के चैप्टर्स हैं, एक आध कुछ बचा होगा बाई चांस, मैं और चेक कर लूँगा, है ना। एक पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर था, है ना, और कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर थे, उनके मैंने नोट्स आपको भेज दिए। तो लगभग आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है। कुछ और क्या रह गया है मैं देखता हूँ और उसके पीडीएफ भेज दूँगा। बाकी हम रिवीजन करेंगे और आप भी रिवीजन करते रहेंगे। जो क्वेश्चन भेजूँगा उनके आंसर्स आपको सॉल्व करना है, और बढ़िया प्रैक्टिस करिए और आपके ये एग्ज़ाम शानदार निकल जाएगी बहुत अच्छे से नंबर से, है ना। और सभी कुछ मैंने इम्पोर्टेंस सभी कुछ पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ छोड़ा भी नहीं है ना। और आप अच्छे से रिवाइज करिए और हम देख लेंगे और क्या बचा है उनको, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे यदि कुछ बचा होगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में, और जो भी बचा होगा उसको हम कर लेंगे कंप्लीट। थैंक यू।